अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है मिड टर्म का जो सिलेबस अनाउंस हुआ है स्प्रिंग 2022 के लिए, उसमें लेक्चर नंबर 2 को इन्होंने स्किप कर दिया और अभी सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है और इन्होंने एक पूरा मिड टर्म का सिलेबस दे दिया है। तो हम कोशिश करेंगे उस मिड टर्म को ही कवर करें। और हर सेमेस्टर के स्टार्ट में ऐसा ही होता है, अगर सेमेस्टर के स्टार्ट में ही कोर्स अनाउंसमेंट आ जाए 2-3 दिन के अंदर या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कि ये आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा, तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि वो मिड टर्म का सिलेबस आ जाता है और जो लेक्चर उसमें से एग्जाम्ड हुए हैं वो एग्जाम्ड ही रहते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको वही लेक्चर मिलेंगे जो कि मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड हैं, जो कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 हमारा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत से थ्योरीज जो थे उनका ये कहना था कि इखलाकी कदरें जो होती हैं, जो इखलाकियात होती हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होती हैं, यानी कि वो सिर्फ लोगों पे अप्लाई होती हैं, कॉरपोरेशंस पर अप्लाई नहीं होती। वो कहते थे कि इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता ये कहना कि भाई बिज़नेस जो है वो किसी गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या बिज़नेस को चार्ज किया जाना चाहिए, बिज़नेस को कानूनी तौर पर सज़ा दी जानी चाहिए। जैसे एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सज़ा ABC एक कंपनी है, अगर उसके अंदर कोई गलत काम हुआ है तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि आप ABC कंपनी को सज़ा दे दें या उसको बंद कर दें या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो एक मशीन्स की तरह ही होती हैं। जैसे वो वैसे काम करती हैं जैसे एक मशीन काम करती हैं, लोगों की तरह काम नहीं करती। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई कंपनीज जो हैं वो लोगों की तरह ही काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कलेक्टिवली बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस तरीके से वहाँ काम होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो किए जाएंगे। तो इस तरीके से होता है कि भाई ABC कंपनी के हम एग्जांपल ले लें कि इसके अंदर भाई कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो करना बिल्कुल मना है कि आप चार दीवारी के बाहर, तो इस कंपनी की चार दीवारी के बाहर तो ये काम कर सकते हैं लेकिन अंदर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, तो उनका कहना था कि भाई कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसकी आगे एक मिसाल दी जा रही है कि भाई अमेरिकन एक कंपनी थी, उसके ख़िलाफ़ एक केस हुआ कि वहाँ के एक वर्कर थे, वो डॉक्यूमेंट श्रेड करते हुए पकड़े गए। वो डॉक्यूमेंट श्रेडिंग करना क्या कहलाता है कि एक श्रेडिंग मशीन होती है, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होती है, छोटा सा जो ड्राइंग रूम फ्रिज होता है उस टाइप की एक छोटी सी मशीन होती है, उसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर आप पेपर को डाल दें तो पेपर श्रेड होके इतने छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं कि उसको दोबारा जोड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, आप उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते। तो उस डिब्बा को श्रेड करते हुए पकड़े गए डॉक्यूमेंट्स, तो उस टैक्स से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे या ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड थे। तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी के ख़िलाफ़ केस कर दिया एंड देन कोर्ट ने जो है उस कंपनी को एक अच्छा खासा भारी जुर्माना चार्ज कर दिया। तो कंपनी को सज़ा हुई, ना कि उस बंदे को। हालांकि उस बंदे का भी पता चल गया था क्योंकि वो रेड हैंडेडली कॉट हुआ था, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट ने जो है वो कंपनी पे जुर्माना कर दिया और कंपनी जुर्माना पड़ा। बाहर से बहुत से क्रिटिक्स ने कहा, जो तनकीद निगार होते हैं, तनकीद करने वालों ने ये कहा कि भाई सिर्फ उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए थी, ना कि कंपनी को, क्योंकि उसका एक सिंगल एक्ट था। तो उस पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे डॉक्यूमेंट सेव करने की कोई पॉलिसी और ऐसी चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए थी। उसने क्यों नहीं बनाई? अपने रूल एंड रेगुलेशन को उस प्रोमिसेस के अंदर फॉलो क्यों नहीं करवाया? तो मिसाल दी जा रही है। और एथिक्स में इस तरीके की कंडीशंस बहुत बार आ जाएगी, क्योंकि हम जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है आप भी अपने दिमाग में इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं कि नहीं यार, कोर्ट सही था या फिर वो उस बंदे को सज़ा होनी चाहिए थी, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सज़ा। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन को सही सज़ा हुई है, उस बंदे को नहीं होनी चाहिए थी, यानी ये फ़ैसला सही है। कुछ लोग बोलेंगे ये फ़ैसला गलत है। तो एथिक्स हमें यही पढ़ाता है, इसी चीज़ के लिए तैयार करती है। बिज़नेस एथिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इस चीज़ के लिए हमें तैयार करता है कि हम ज़हनी तौर पर जब बिज़नेस में हम जाएं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में इंशाल्लाह हम अच्छी पोजीशन पर जॉब करें, तो वहाँ पे बहुत सी कंडीशन आपके पास ऐसी आती हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ठीक है या ये गलत है। तो आपने अपने बॉसेस पे छोड़ना होता है, जो आपके सीनियर कोलीग्स होते हैं उन पे छोड़ना होता है, ना कि आप जज्बाती होकर फैसला कर लें और सारी चीज़ें कर लें। तो ये आपको एक सिचुएशंस, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए तैयार कर रहा होता है ये सब्जेक्ट। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपने उस टाइम पे क्या डिसीजन लेने और क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद बता रहे हैं कि आ कॉर्पोरेशन हैज़ मॉरल ड्यूटी टू डू समथिंग ओनली इफ सम ऑफ मेंबर हैव अ मॉरल ड्यूटी टू मेक श्योर इट इज़ डन। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक कॉर्पोरेशन की मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि वो पॉलिसीज़ बनाए, सारी चीज़ें कराएं, लेकिन ये सब होगा कब? जब इसके खुद के मेंबर चाहेंगे कि ऐसा हो। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी जाती है। अब एक मिसाल है कि रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए, तो रूल हैज़ बीन मेड टू बी ब्रोकन, यानी कि असूल बनाए जाते हैं कि उनको तोड़ा जाए।
अब इसी तरीके से तो बहुत से लोग होते हैं जो कि असूल के बड़े पाबंद होते हैं, वो अपने असूलों पर अमल करते हैं, या उनको किसी कानून पर अमल करने का बोला जाता है तो वो अमल करते हैं, और बहुत से होते हैं वो नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कॉरपोरेशन को, कुछ लोगों को फोर्सफुली उनको रूल्स ओबे करवाने पड़ते हैं और कुछ लोग जो है वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मिसाइल दी जा रही है। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये होती हैं कि जो एक से ज़्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही हो। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो बता रही हैं कि एस्केप कर सकती हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल जहाँ पर वो काम कर रही हैं वहाँ के लॉस से, लेबर लॉस से और दूसरी चीज़ों से बच सकती हैं, टैक्स लॉस से और हर किस्म के लॉस से बच सकती हैं, कि वो वहाँ से सिंपली एस्केप कर जाएँ, अपना रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें उठा के दूसरी कंट्री में चले जाएँ जहाँ के उनके फेवरेबल लॉज हो। अब इसी तरीके से उल्टा मल्टीनेशनल कंपनीज़ बिजनेस ही उस जगह पर करती हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादातर उनके फेवर में होते हैं। तो जिस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा होता है वहीं पर आप कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं। एथिकल रिलेटिविज़म क्या होता है? एथिकल रिलेटिविज़म एक थ्योरी दी है। वो कहते हैं कि भाई डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट एथिकल बिलीव्स होते हैं, यानी कि हर माशरे के एक अलग एथिकल बिलीव्स होंगे। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान की अखलाकी कदरें अलग हैं, हमारे अखलाकियात अलग हैं, दूसरी चीज़ें अलग हैं। इसी के साथ आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें तो वहाँ की अखलाकियात अलग हैं, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो एथिकल रिलेटिविज़म ये कहता है कि जब आप किसी और जगह रहने के लिए जाते हैं, किसी और जगह आप काम करने के लिए जाते हैं, तो पहले आप वहाँ की सोसाइटी को जज करते हैं कि भाई क्या चीज़ वहाँ पर कहना सही है, क्या चीज़ वहाँ पर कहना ठीक नहीं है, वहाँ पे मज़हब के ख़िलाफ़ बात करनी है या नहीं करनी है, या दूसरी चीज़ें करनी, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बिछोना है, क्या मामला है, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो ये एथिकल रिलेटिविज़म में आता है। अब इसमें एक मिसाल दी जा रही है कि एक कंपनीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक कंपनी की मिसाल दी जा रही है, द बेस्ट अ कंपनी कैन डू फॉलो द ओल्ड एडेज। एडेज का मतलब होता है मुहावरा, जैसे हम कहते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस किस्म के मुहावरे होते हैं। तो यहाँ पे एक इंग्लिश मुहावरा दिया हुआ है, वैन इन रूम डू एज द रोमन्स डू, यानी कि जब आप रूम में हो तो वैसे ही करें जैसे कि रोमन्स करते हैं। क्या आप इसकी मिसाल ले लें कि जैसे जब आप पाकिस्तान में हो तो वैसे ही करें जैसे कि पाकिस्तानी करते हैं। तो ये एक मिसाल दी गई। कल्चरल रिलेटिविज़म की बात हो रही है कि मोरालिटी जो है वही बात की जा रही है जो कि ऊपर की गई, कि मोरालिटी कल्चर टू कल्चर वो वेरी करती है। जैसे आप मिसाल ले लें, आज से 10-20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे कल्चर में जो है ख़वातीन का जीन्स वगैरह पहनना बहुत मायूब समझा जाता था। आई एम सॉरी मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन हम ऐसी मिसाल दे रहे हैं जिससे ईजीली आपको समझ में आ जाए। तो इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो ये जीन्स वगैरह ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। वरना पहले 10-20 साल पहले इवन के कुछ गांव देहातों में ऐसा भी होता था, अगर कोई लड़का भी जीन्स वगैरह पहन ले तो वो उसको बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता था। अगर कोई क्लीन, जैसे मर्द हजरात हैं, वो अगर बिल्कुल क्लीन शेप हो जाए और उनको मूछें ना हो तो वो ये बड़ा मायूब समझा जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी हल्के हल्के, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है चीज़ें बदल रही हैं। तो एथिकल रिलेटिविज्म क्या कहता है कि भाई देयर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम द मॉरलिटी ऑफ अ कल्चर। देखें वही बात आ गई कि कल्चरल रिलेटिविज्म ये कहता है कि भाई एक कल्चर में कुछ इखलाकियात अलग होती हैं और दूसरे कल्चर में वो इखलाकियात है, यानी कि एक कल्चर में उस चीज़ को बहुत अच्छा समझा जाता है लेकिन दूसरे कल्चर में उस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। तो आपको अपने कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए। तो एथिकल रिलेटिविज्म क्या कहता है कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर, कल्चरल रिलेटिविज्म के, आप कल्चर के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब बहुत से लोग जीन्स पहनते हैं, उनको कोई मना नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, आज़ादी है, वो पहनते हैं, गलत है सही है उसका पैमाना उन्होंने खुद वो करना है। और आप कुछ लोग जो हैं वो नहीं पहनते, कुछ पर्दा करती हैं ख़वातीन, कुछ नहीं करती। दीन इस्लाम कहता है करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो ये अपने उस पे ऊपर कहते हैं कि हाँ भाई कुछ जो करना चाह रहा है जो कर ले, उसकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसी बात हो रही है। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हम अपने दीन को फॉलो करते हैं और इस चीज़ को लेके चलते हैं। हमारे लिए जो हमारा दीन कहता है वो सबसे पहले। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी एंड देन हम इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। द लेट फिलोसोफर जेम्स रेचल पुट द मैटर क्वाइट सो, यानी कि इन्होंने जो है जेम्स लेबर, उन्होंने इस मैटर के ऊपर बहुत कायम किया। उन्होंने कहा है कि भाई ये फैक्ट है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कोड जो होते हैं वो कुछ भी प्रूफ नहीं करते। यानी कि उसकी बेसिस पर आप एक इंसान को बहुत बुरा नहीं कह सकते, या उसकी बेसिस पर बहुत इंसान को आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं कि बहुत सी चीज़ें मजबूरन लोग कर रहे होते हैं। यानी कि एक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है कि भाई या तो आप दाढ़ी रखें या तो आप बिल्कुल ना रखें। या तो वो कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जब आगे इधर डेवलप हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना शुरू कर देती हैं। जैसे शलवार कमीज़ हमारा
ड्रेस है, या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है नहीं भाई आप पैंट शर्ट लाजमी पहने, हमारे यहाँ शलवार कमीज़ पे ममानियत है, यानी कि आप पैंट शर्ट ही पहननी है आपने। इस तरीके के मामलात होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सूद जो है वो दीन में मुकम्मल हराम है, लेकिन बहुत से बैंक्स जो हैं वो इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अब ये एथिकल हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो यही बिजनेस एथिक्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं और क्या मामलात हो सकते हैं। अब वो बदले हैं कि मोस्ट टेलिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी पाउंड आउट दैट इट हैज़ इनकरेंट कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, इट बिकम इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज अ प्रैक्टिस ऑफ अनदर सोसाइटी एज लॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी कन्फर्म टू देयर ओन स्टैंडर्ड। यानी कि कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एक कल्चर में उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें कि भाई नहीं ये गलत है, उस कल्चर की चीज़ ठीक है, इस कल्चर की चीज़ जो बुरी है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि माशरे के लोग ना करते हैं। जैसे बहुत जगहों पर अक्सर ये होता है कि वैलेंटाइन डे को बहुत जगह बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर एक माशरे के लोग ही, यानी कि बीच में ये सिलसिला शुरू हुआ था हमारे पड़ोसी मुल्क में कि भाई जो भी वैलेंटाइन के दिन कपल नज़र आएगा उसकी हम ज़बरदस्ती शादी करा देंगे, यानी कि माशरे के पूरे लोग जो थे, पूरी सोसाइटी जो थी वो इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो गई थी कि हाँ भाई ऐसा ही कर लेंगे। तो जब तक एक सोसाइटी के लोग मुत्तफ़िक ना हो, ये इम्पॉसिबल है क्रिटिसाइज़ करना किसी भी पॉइंट को, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी मुत्तहिद हो जाए उस चीज़ के ऊपर तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि फाइनली न्यू टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी जिसमें हम गुजर रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट आई है, दूसरी चीज़ें आई हैं, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एथिकल इखलाकी मसले खड़े कर दिए हैं। यानी कि अब कौन डिसाइड करेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। जैसे इंटरनेट की बात कर लें, बहुत से लोग इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई आप अगर अपने बच्चे को इंटरनेट लेके देंगे तो आप गारंटीड से नहीं कह सकते कि भाई इससे फ़ायदा ही होगा, वो नुकसान नहीं करेगा। तो भाई आपकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात दिए हुए हैं कि इन सब चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा। तो ये एथिक्स जो हैं ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड हैं, सिचुएशंस में इंसान फंस जाता है और हर इंसान अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ़ैसला कर लेता है। तो ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके 30 से 35 सेकंड भी नहीं लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं, आपके लिए मेहनत करें, अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकालें ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो। तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।